नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे आज द कश्मीर फाइल की। बहुत सारे लोगों ने इस पर टेक्निकल रिव्यू करने के लिए कहा, जबकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की फिल्मों पर टेक्निकल रिव्यू किया जाए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यस, ऐसी फिल्म का टेक्निकल रिव्यू अलग ढंग से कुछ किया जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसे आपके लिए लेकर आऊं। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो मिलेगी जिसका आप उम्मीद कर रहे होंगे हमारे टेक्निकल रिव्यू से, क्योंकि हम जब टेक्निकल रिव्यू करते हैं उसमें एक्टिंग की बात नहीं करते हैं, हम फिल्म के घटनाओं की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ किस तरह से उस फिल्म को बनाया गया, किस तरह से उसे सामने परोसा गया, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह की जो रियल इंसिडेंट के ऊपर फिल्म बनती है तो वो कितने तरीके की बनती है, यानी टाइप्स ऑफ रियल इंसिडेंट फिल्म मेकिंग। इसमें 3 तरीके की मानसिकता लेकर के लोग फिल्म बनाते हैं। पहला है बैलेंस्ड मेंटेलिटी। देखिए, ऐसी मेंटेलिटी लेकर के कोई रियल इंसिडेंट पर फिल्म बनती है जिसमें आप बैलेंस होकर चलते हैं, यानी उस घटना के अच्छाई के बारे में, उसके बुराई के बारे में, उस घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, यानी किसी एक तरफ नहीं, बल्कि लास्ट में आप दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं कि अब आप सोचिए कि ये इंसिडेंट सही था या गलत था। ये बहुत ही बैलेंस होता है और बहुत ही सेफ होता है। इसमें फिल्म मेकर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेफ गेम खेलता है, वो दोनों तरफ की बात करता है। दूसरा होता है एंटी रियलिटी मेंटेलिटी। एंटी रियलिटी मेंटेलिटी मतलब जिसमें आप जो घटना घटी है, लोगों के सामने जिस रूप में पेश किया गया है, उससे थोड़ा-सा हट कर के बताना चाहते हैं कि नहीं, घटना ऐसे नहीं थी बल्कि ऐसी थी। बहुत सारे फ़िल्मों के उदाहरण आपको मिल जाएँगे जिसमें कोई मर्डर मिस्ट्री हुआ, लोग सोच रहे थे कि भई उसके माँ-बाप ने ही मारा है या कुछ, लेकिन बाद में उस फ़िल्म के तरीके से इस ढंग से दिखाया गया कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, इस ढंग से हुआ था। तो ये भी काफ़ी हद तक सेफ रहता है। लेकिन जो तीसरा होता है वो है प्रो रियलिटी मेंटालिटी। प्रो रियलिटी मेंटालिटी मतलब जिसमें कि जो घटना घटी है, जो लोगों के बीच में उपस्थित है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर की घटनाओं को जानते ही नहीं हैं या उस घटना को लाया ही नहीं गया है। उस चीज़ पर जब कोई फ़िल्म बनाया जाता है, तो वो बहुत साहसिक कदम होता है और इसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी को हैट्स ऑफ करूँगा कि भई उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, एक ऐसे मुद्दे को सामने लेकर के आए जिसके बारे में कम लोग जानते थे या जानते भी थे तो उतनी गहराई से नहीं जानते थे। इस फिल्म में जब हम टेक्निकल रिव्यू करने बैठे हैं तो हम ये नहीं बताएंगे कि इस फिल्म का सब्जेक्ट यानी रियल इंसिडेंट क्या था, उसमें सच्चाई क्या थी, क्या-क्या घटनाएं हुई, इस पर बात नहीं करेंगे। रियल इंसिडेंट अलग चीज़ है और फिल्म मेकिंग अलग चीज़ है। यहाँ हम सिर्फ फिल्म की बात करेंगे और उसकी टेक्निकलिटी की बात करेंगे। चलते हैं एक-एक करके समझते हैं। पहला है सब्जेक्ट एंड प्रीमाइस सिलेक्शन। देखिए, ये जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब भी आप किसी फ़िल्म को बनाने जाते हैं, चाहे कॉमेडी बनाएँ, हॉरर बनाएँ, ड्रामा बनाएँ, डॉकू ड्रामा में किसी तरह की भी फ़िल्म बना रहे हैं, तो उसमें किस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, कौन-सा प्रीमाइस उठा रहे हैं, कौन-सा आधार उठा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फ़िल्म का जो आधार है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करने का जो टाइमिंग है, बेहतरीन है। आज एक मास का इमोशन इससे जुड़ा हुआ है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ये थॉट मेरे ख्याल से डायरेक्टर के दिमाग में आया होगा जब 370 की बातें चल रही थी कि ये हटाना है, नहीं हटाना है, और जब हट गया उसके बाद से ये एक सब्जेक्ट बन के आया कि भई क्या कारण था कि इसको हटाना ज़रूरी था। तो उस पर जब घटनाओं की परत खुलने लगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई उनके सामने। तो इन चीज़ों को सोच करके, समझ करके एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना जिसमें मास का इमोशन जुड़ा हो, यानी मैक्सिमम लोगों का इमोशन उससे जुड़ा हुआ हो। तो सब्जेक्ट को उठाने का जो काम किया, बेहतरीन किया, यानी इस तरह के सब्जेक्ट पर अच्छी फ़िल्म बननी चाहिए थी, जबकि इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी फ़िल्में बनी, लेकिन उसका हो सकता है टाइमिंग सही ना हो, और इसकी टाइमिंग सही था, यानी इस सब्जेक्ट को सही समय पर उठाया गया। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, यानी स्क्रिप्ट राइटिंग पर। देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग पर जब बात करेंगे कि इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे की गई, तो उसमें 3 बातें प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर दोनों ही विवेक अग्निहोत्री जी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत आसान होता है एक राइटर को डायरेक्ट करने में या एक डायरेक्टर को लिखने में, और दोनों लोगों की ट्यूनिंग, चूँकि वो खुद है अकेले, तो इसमें मिलता-जुलता रहता है और अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। तो इसमें जो पहली बात है वो है प्रॉपर रिसर्च एंड मास इंटरव्यूज़। इस फ़िल्म को देखने ही से लगता है कि इस पर रिसर्च वर्क बहुत किया गया है, यानी 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, हो सकता है इससे ज़्यादा हो,
रिसर्च किया गया और ढेर सारे लोगों का इंटरव्यूज लिए गए, रिकॉर्ड किए गए, क्योंकि ये जानते थे डायरेक्टर कि अगर विवादित होता है या कोर्ट में जाता है या कुछ, तो उनके पास एविडेंस के लिए बहुत सारी चीज़ों का रहना जरूरी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, चाहे वीडियोस के रूप में हो। ये तो इस पर काफ़ी काम किया गया। और उस जब राइटिंग किया जा रहा था तो इन डॉक्यूमेंट्स को देख करके, उसके बाद इंटरव्यूज को देख करके, घटनाओं के छोटे छोटे घटनाओं के क्रम को उसने सजाया गया। और इस पर देखिए मेहनत दिखती है, जब आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं ना, तो वो दिखती है। तो इस पर काफ़ी मेहनत किया गया, रिसर्च पर और वीडियो रिकॉर्डिंग पर। स्क्रिप्ट राइटिंग का दूसरा पहलू है इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ डायलॉग्स फॉर ईच कैरेक्टर। देखिए हर एक कैरेक्टर को इसमें पावरफुल और स्ट्रेंथ युक्त डायलॉग्स दिए गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरो को ही बढ़िया डायलॉग दिया गया और जो विलन है या जो दूसरे लोग हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनको एक 100 डायलॉग्स दिए गया, ऐसा नहीं। सभी लोगों के डायलॉग्स ज़बरदस्त थे, पावरफुल थे और जिस तरह का लिखा गया उस तरह का सबको बराबर एक तरह से मात्रा में मिला, ताकि सभी लोगों को अपना कैरेक्टर को उभार कर दिखाने का मौका मिले। आपको याद होगा इस फिल्म में, अगर आपने देखा है और अगर आप देखेंगे तो भी मैं बता दूं कि पल्लवी जोशी जो राधिका मेनन का कैरेक्टर कर रही थी, थोड़ा सा नेगेटिव वे में है इसमें, लोगों के सामने नेगेटिव वे में, हो सकता है वो अपने लिए पॉजिटिव वर्क कर रही हैं, तो उनका कैरेक्टर को भी उसी तरह से उभारा गया जैसा इस फिल्म के हीरो दर्शन कुमार जी को दिया गया। उसी लेवल का डायलॉग्स इनको भी दिया गया। उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े, दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। जो इसके मेन विलेन थे उनको भी उसी तरह का डायलॉग दिया गया कि जो कि पावरफुल हो। इसके मसले का एक ही हल, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को कम या ज्यादा करके आंका गया, ऐसा नहीं है। और यही खूबसूरती होती है एक स्क्रिप्ट राइटर की, जो हर एक के लिए बेहतरीन ढंग से मेहनत करके उनके डायलॉग्स को लिखे। तीसरा है रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले फॉर ऑल्सो डार्क कॉमेडी। देखिए इसके जो स्क्रीन प्ले को तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। हर जगह पर आप देखेंगे, चाहे एक छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी जो मूवमेंट है, चाहे ब्लॉकिंग है, फ्रेमिंग है, उस पर काम किया गया। देख के ही लगता है कि डीओपी को, यानी जो सिनेमेटोग्राफर है, उनको बहुत ही मदद मिली होगी जब वो स्क्रीन प्ले पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो एक्शन का पार्ट है डिटेल में दिया है। इवन देन जब डार्क कॉमेडी भी इसमें किया गया, बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा आपको हंसी भी आती है उन कैरेक्टर्स को देख करके, जो उनके बीच के संवाद होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो आपस में मिले हैं, 30 साल बाद मिले हैं, और उनके बीच में एक दोस्ती भी है, एक फ्रेंडशिप भी है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी है। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना, पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। तो उस दौरान आपको कुछ जगहों पर थोड़ा सा आपके चेहरे खिल उठते हैं, एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस पोर्शन को भी जबरदस्त ढंग से इसमें लिखा गया है। उस पार्ट को जरूर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसको देखते समय कि बॉडी लैंग्वेज पर कितना काम किया गया। एक्टर को भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है। तो ये बढ़िया वर्क था। स्क्रीन प्ले तो बढ़िया था ही पूरे फिल्म का, लेकिन डार्क कॉमेडी वाला पोर्शन इसलिए हम बताएं कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी जब आप ध्यान रखते हैं ना, तो पूरी की पूरी फिल्म बेहतर बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा वर्क। कैमरा वर्क यानी सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो है उदय सिंह मोहिते जी, और इन्होंने इससे पहले ताशकंद फाइल भी शूट किया था। आपने अगर देखा होगा, ताशकंद फाइल की सफलता को रिपीट किया गया इसमें, और इन्हें भी रिपीट किया गया। क्योंकि जॉनर दोनों फिल्मों की सेम थी, तो डायरेक्टर ने सोचा कि इसी सिनेमेटोग्राफर से हम इस काम को भी कराएं। एनीवे काम अच्छा था, लेकिन हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो कैमरे के बारे में नहीं, लेंस के बारे में नहीं, क्योंकि इसमें कई जगह पर कई तरह के कैमरे के फुटेजेस देखने को मिलते हैं, और जो भी प्रोफेशनल लेवल के कैमरा है, लेंस है, उसी का यूज़ किया गया है। हम यहाँ पर उनके 2 तरीके बताएंगे, जो 2 तरीके इसमें यूज़ किए गए। पहला है ट्रेडिशनल शूटिंग मेथड, यानी कि जिस तरह से फिल्म स्कूल में सिखाया जाता है, जिन फिल्म्स के जो रूल्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफी के रूल्स होते हैं, उस रूल को फॉलो करते हुए जो सिनेमेटोग्राफी किया जाता है, ट्राइपॉड पर रख के हो, ट्रॉली पर हो, लाइटिंग हो, फ्रेमिंग हो, ब्लॉकिंग हो, उस ढंग से सिंपल नॉर्मल शूटिंग जो 80s के दशकों में जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी होती थी एक अच्छे पैरेलल फिल्म की या आर्ट फिल्म की, उस ढंग से शूटिंग किया गया। हाँ, कैमरा का क्वालिटी डेफिनेटली अलग है। अब डिजिटल कैमरा है और हाई लेवल के उसके रेजोल्यूशन है, तो वो क्वालिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन तरीका वैसा रखा गया। और दूसरा जो था वो है रियल फुटेज शूटिंग मेथड। पहली बार सुन रहे होंगे आप। रियल फुटेज शूटिंग मेथड मतलब इस ढंग से शूट करना किसी भी सीन को, ताकि आपको लगे कि ये रियल फुटेज है,
यानी इसको सिनेमैटिक वे में शूटिंग नहीं किया गया है, बल्कि किसी मोबाइल से शूट किया गया है या किसी नॉर्मल कैमरे से या न्यूज़ के कैमरे से शूट किया गया, ऐसा महसूस होगा। कई जगह पर आपको फ्रेमिंग गड़बड़ लगेगी, कई जगह पर लाइटिंग आपको सही नहीं समझ में आएगा, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये मैं सच्चाई देख रहा हूँ और ये जानबूझ के किया गया। क्योंकि कई जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो यार अगर हम स्टेडी कैम रखते या गिम्बल रखते तो बहुत अच्छा शूट होता, बहुत स्मूथ मिलता, लेकिन नहीं किया गया। उस जगह पर वो कंधे पर रख करके या हाथ में ले करके हैंड होल्ड शूटिंग ही की गई और बढ़िया रिजल्ट आया। यानी आप कहानी के अंदर घुस जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये जो शूटिंग है ये इस ढंग से नहीं ऐसे हो रही है। आपको लगता है कि नहीं, स्टोरी टेलिंग जो है यही होना चाहिए। और यही होता है खूबसूरती एक सिनेमेटोग्राफर के लिए कि वो स्टोरी को बोलते समय अपने सिनेमेटोग्राफी के कला से आपको दिखा दे कि यहाँ पर घटना क्या हुई होगी और किस ढंग से इसको लोग लेंगे एज ए स्टोरी। तो इसमें जो दूसरा मेथड था वो नाम हमने ही दिया है, लेकिन डेफिनेटली ये आगे भी लोगों के लिए प्रेरक रहेगा। एएनयू एक विश्वविद्यालय दिखाया गया है, यूनिवर्सिटी दिखाया गया है। एएनयू के स्टूडेंट्स जब नारा लगाते हैं आज़ादी आज़ादी का, उस दौरान के जो भी फुटेज मिलेंगे, लास्ट में जो मोनोलॉग है, डायलॉग है हीरो का, वो भी ज़बरदस्त है। उसको भी जो शूट किया गया है इसी ढंग से शूट किया गया है। आपको लगेगा कि ये अगर हम लोग एक कमर्शियल फिल्म में करते हैं तो एकदम दूसरे ढंग से करते हैं, जिम जिप वगैरह लगा के करते हैं, कि ऐसा नहीं किया गया। अगर लगाया गया भी गया है तो उसका जो ब्लॉकिंग किया गया है, उसका जो फ्रेमिंग किया गया है एकदम अलग ढंग से किया गया है। आपको लगेगा कि हम रियल फुटेज देख रहे हैं। कई जगह पर एक्शन वाले पोर्शन में भी रियल फुटेज के तरीके से शूटिंग किया गया। ये अच्छा था और आपको फिल्म को एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका इन्होंने निकाला जो कि इसमें कामयाब रहे। अब आते हैं लाइटिंग पर। लाइटिंग नेचुरल और कॉन्ट्रास्ट किया गया। डेफिनेटली है कि थोड़ा सा डार्क फिल्म है तो नेचुरल लाइटिंग तो होगी ही होगी, और कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग यानी ज़रूरी नहीं है कि चेहरा साफ साफ दिखे। जहाँ पर जो सोर्स लाइट है उसी सोर्स लाइट से लाइटिंग किया गया, लेकिन कुछ जगह पर बेहद ही खराब लाइटिंग हुई है। पता नहीं क्यों, हमको लगता है दो वजह से हुआ होगा। एक तो इसको ये दिखाना कि नेचुरल तरीके से हम फिल्मा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अगर ओवर एक्सपोज हो जा रहा है तो भी चलेगा, तो इस वजह से हुआ होगा। या फिर वहाँ पर टाइम आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट है जिस पर आपको ये प्रेशर होगा कि अरे जल्दी जल्दी शॉट निकालो, जल्दी निकालो। तो कैमरामैन पर जब इस तरह के शॉट होते हैं तो बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं हो पाती है। तो कुछ जगह पर लाइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, और ऐसा भी नहीं था कि वो रियलिस्टिक भी लग रहा हो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन सब्जेक्ट इतना अच्छा था आपका। यही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, आपका कंटेंट में दम हो, तो अगर फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी कुछ कमज़ोर भी होता है ना, पता ही नहीं चलता। आप उसके जो वेग में, उसके प्रवाह में आप बहते जाते हैं और फिल्म आपके अंदर धंसती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा कि इसमें वीएफएक्स फ्रेंडली कैमरा वर्क किया गया। यानी जो कैमरा वर्क जितना भी था वो जहाँ जहाँ भी वीएफएक्स की ज़रूरत थी वहाँ पर उसके हिसाब से फ्रेंडली काम किया गया, ताकि वीएफएक्स में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसके लिए मैं जो वीएफएक्स सुपरवाइज़र है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सिनेमेटोग्राफर से मिल करके इस ढंग से शॉट को लेने की कोशिश किया। चाहे गोली लगने का शॉट हो, खून निकलने का शॉट हो, कई जगह पर गिरने का शॉट हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह, या पीछे की पोर्शन कंपोजिटिंग करने का कई ऐसे जगह है जहाँ पर कि वीएफएक्स फ्रेंडली सिनेमेटोग्राफी होने की वजह से वीएफएक्स का टाइम बचता है, पैसा बचता है, और इसमें सिनेमेटोग्राफर पूरी तरह से सफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट प्रोडक्शन। देखिए, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम एडिटिंग पर चलते हैं। एडिटिंग का पहला पॉइंट है यूज्ड मैच कट ट्रांजिशन विथ टाइट एडिटिंग। देखिए, इसमें शंख ने बहुत अच्छा एडिटिंग की है, टाइट एडिटिंग किया है, और इसमें एक साथ 3 एरा के सीन दिखाई दे रहे हैं। एक 2015-16 के, एक इस समय के रिसेंट समय का, और एक 90-91 का, और ये तीनों सीन को बारी बारी से दिखाया जा रहा है। तो उसमें कई जगह पर मैच कट दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर एक डायलॉग खत्म होता है और उसी तरह के डायलॉग या उसी तरह के सीन से दूसरे जगह स्टार्ट करना। तो मैच कट नो डाउट डायरेक्टर ने सोच के रखा होगा, लेकिन कई जगह पर हमने ये देखा कि एडिटर ने खुद अपने ब्रेन से मैच कट लगाया है और वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो और टाइट एडिटिंग भी किया गया। हाँ, 2-3 जगह पर मुझे थोड़ा सा ढीला लगा कि ये थोड़ा सा पोर्शन और टाइट हो सकता था, लेकिन डायलॉग्स इतने अच्छे थे और उससे पहले के जो सीन इतना ज़्यादा आपके दिल और दिमाग में घुस चुका था कि उस कमी को भी आप नेग्लेक्ट कर जाते हैं, कि आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर एडिटिंग और अगर टाइट होता तो मज़ा आ जाता।
पोस्ट प्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है इफेक्टिव बैकग्राउंड स्कोर। देखिए इस तरह के डार्क सब्जेक्ट पर जो बैकग्राउंड स्कोर होता है ना, वो बहुत ही कमाल का होना चाहिए, और इसमें कमाल का बैकग्राउंड स्कोर था। क्योंकि कई जगह पर जहां पर कि एक्टर की भी कुछ कमी थी, ऐसा नहीं है सारे एक्टर बहुत बेहतरीन काम किए, ऐसा नहीं, बड़े एक्टर थे, उनमें भी कुछ जगह पर तो मुझे कमी दिख रही थी, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर ने उन सारी कमियों को इतना बेहतरीन ढंग से पूरा किया। यानी उसके ऊपर जो मेकअप किया वो बेहतरीन था, और बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ जो सॉन्ग थे, विशेषकर एक दो गाने जो एएनयू के कैंपस में हो रहा था, बहुत ही कर्णप्रिय लगा। जबकि वो नेगेटिव वे में था, लेकिन फिर भी गाना अच्छा था, सॉन्ग अच्छे थे, उसके लिरिक्स, उसके कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे थे, और वो भी एक तरह से डायरेक्टर की खूबी मानी जाएगी कि उस जगह पर भी उन्होंने उस तरह के गाने दिए जो पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन उसको नेगेटिव वे में प्रस्तुत करके इस खूबसूरती से परोसा कि मजा आ गया। नेक्स्ट है कलर ग्रेडिंग यानी डीआई की। तो देखिए यहाँ पर डीआई अच्छा ही हुआ है, चूंकि कश्मीर का मुद्दा है, तो वहाँ के हिसाब से जो थोड़ा सा ब्लू टोन देना, वो सारी चीज़ें रखी गई है। लेकिन कुछ जगह पर हमको अनबैलेंस्ड कलर टोन मिला, या तो फुटेज डिफरेंट जगह से आए होंगे, या अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया होगा, कहीं कहीं पर तो हमको अनबैलेंस्ड मिला। तो ये थोड़ा सा और समझ जाता तो अच्छा होता। लेकिन ओवरऑल जो कलर का जो एक पैटर्न रखा गया, जो टोन रखा गया, वो बहुत ही कूल था, और इस तरह के डार्क फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है गुड वीएफएक्स वर्क। देखिए इसमें चीप एंड बेस्ट वीएफएक्स का काम किया गया है। ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ही उम्दा वीएफएक्स हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक था। यानी लोगों को देखकर रियल लग रहा था, कहीं पर भी कुछ चीज घटना है, यानी जो एक्शन का पार्ट, जहां गोलियां चल रही हैं, धुआं निकल रहे हैं, आग का फ्लैश हो रहा है, या खून निकल रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें वीएफएक्स से किया गया है, कुछ चीज़ें तो रियल ब्लड वगैरह का यूज़ किया गया है, बहुत सारी जगह पर तो मैनुअली उन चीज़ों को रखा गया जिससे और रियल लगे। लेकिन जहाँ जहाँ भी वीएफएक्स का काम किया गया है, नॉर्मल आदमी को नहीं पता चलेगा कि वो वीएफएक्स के ज़रिए है, उसको ओरिजिनल लगेगा। तो इसलिए मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि वीएफएक्स का काम ठीक ठाक था। चलिए अब हम अंत में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ, यानी मार्केटिंग एंड रिलीजिंग। यानी किसी फिल्म को बना तो आप लेंगे, बेहतर भी बना लेंगे, लेकिन उसे आप सेल कैसे करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, उसके मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके रिलीज कैसे करेंगे। जब ये फिल्म पहली बार हमने देखा, उसके जो पोस्टर आए, तो एक नॉर्मल फिल्म की तरह अच्छे कश्मीर फाइल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान किसी ने भी नहीं दिया। जब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, हाँ सोचे थे कि देखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो ओटीटी पर जब रिलीज़ होगा तो देखेंगे, या सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे, ऐसा तो सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा था। लेकिन आखिर इसकी मार्केटिंग का पॉलिसी क्या था, इस पर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कि बेंचमार्क मार्केटिंग पॉलिसी। इस मार्केटिंग पॉलिसी को आप बेंचमार्क कर सकते हैं, यानी आप जब भी इस तरह के लो बजट की फिल्में बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक बार आएगा कि भाई हमको भी इसी ढंग से, अगर रियल इंसिडेंट पर बना रहे हैं तो इसी ढंग से मार्केटिंग करना पड़ेगा। और इसकी मार्केटिंग करने के लिए उन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया जो बड़े फिल्म मेकर बड़े लेवल पर करते हैं, यानी किसी बड़े जगह पर जाकर के फिल्म का प्रमोशन करना। तो इसमें इसी चीज़ का उल्टा किया गया, रिवर्स इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, कि बड़े जगह पर ले नहीं गया, लेकिन उसको पॉपुलैरिटी उतना मिल गया जितना उस प्लेटफॉर्म पर ले जाने पर भी नहीं मिलता। जैसा कि मैं अब खुल के बता रहा हूँ कि कपिल शर्मा शो पर आया विवाद कि इस फिल्म को कपिल शर्मा शो में स्थान नहीं मिला या प्रमोशन नहीं किया गया। और अगर वाकई में उस शो में किया भी जाता, एक तो डार्क सब्जेक्ट है, उस पर कपिल शर्मा का शो डेफिनेटली हंसी मजाक वाला है, फिर भी इस तरह की फिल्में जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, और जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। इसके वजह से इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिला। जाने पर उतना फायदा नहीं मिलता जितना न जाने पर मिला, क्योंकि लोगों के दिमाग में आया आखिर इस फिल्म में है क्या जो इन्होंने पब्लिसिटी नहीं दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो अब ज़रूरत ही नहीं थी किसी और जगह पर जाने के लिए, तो ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया, और इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। किसी फिल्म से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू कोई करने आ रहा है कि भैया फिल्म कैसी लगी, तो नॉर्मली अच्छी फिल्म को लिए बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा। लेकिन इस फिल्म में जो लोगों के आंसू निकले, जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया उग्र होके दिया या जो भी दिया, तो वो काम कर गया, वो रातों रात वायरल हो गया, और लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे यार तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। तो यही होती है मार्केटिंग। और ये जब मार्केटिंग बढ़िया से होता है, एक तो देखिए फिल्म में दम होना चाहिए, आपकी फिल्म में सच्चाई होनी चाहिए, आप दिल से उस फिल्म को बिना स्वार्थ के बनाए होने चाहिए, ये तो ज़रूरी है। और उसके बाद जब पब्लिक किसी चीज़ के बारे में बार बार बोलती है ना, तो निश्चित तौर पर हर एक का दिल करता है यार कुछ तो है, कुछ तो है,
चलते हैं और जब जाते हैं देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, इसे बताना चाहिए लोगों को। मैं आपको बता दूं, फिल्म इससे भी अच्छी हो सकता बनी हो, लेकिन इतना अच्छा रिलीजिंग नहीं मिला हो या इतने अच्छे लेवल पर हिट नहीं हुआ हो। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने बढ़िया फिल्म बनाई लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो कौन देखने जाएगा? इस फिल्म को हर एक लोगों को पता चल गया है। आप किसी को भी फोन करिए, किसी भी आप सोशल मीडिया पर जाइए तो आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा जो कि कंप्लीटली फ्री है, यानी फिल्म मेकर को इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसी जो रिलीजिंग होती है, ऐसी जो पब्लिसिटी होती है, ये बेस्ट पब्लिसिटी होती है। दूसरा पॉइंट बताएंगे, हाई एफर्ट बाय द टीम। देखिए, इसमें टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, सिनेमेटोग्राफर हो, कोई भी हो, वो अपने अपने तरीके से इस फिल्म को बढ़िया से पब्लिश किया है, यानी पब्लिक के बीच में लाया है, अपनी अपनी व्यथा बोली है, उस फिल्म से जुड़ा हुआ घटनाएं उन्होंने बोला है, आप बीती बताई है, इस फिल्म को करने में क्या क्या तकलीफें हुई है इसके बारे में बताया है, और जो भी बताया है सच बताया है। लेकिन बताने का तरीका और बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोग आकर के इस फिल्म को देखें, और ये काम कर गया। जब किसी टीम में ये भावना हो ना, ये मेरी फिल्म है और इस फिल्म को हम चारों तरफ से इसको बताएंगे लोगों को, तो वो फिल्म निश्चित तौर पर अगर अच्छी बनी है तो अच्छी चलती है। और नेक्स्ट है डिसीजन फॉर थिएटर रिलीज। देखिए, एक बहुत बढ़िया डिसीजन फिल्म मेकर ने लिया कि इसे थिएटर पर रिलीज किया। अगर यही फिल्म OTT पर आ जाती ना तो इतना हिट नहीं होता, लोग इतना इसके बारे में नहीं बात करते। क्योंकि मैं बताऊं कि अगर OTT पर आ जाता है या लोगों को आराम से देखने को मिल जाता है थिएटर के अलावा, तो लोग इसे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है और कई जगह पर लगता है अरे यार थोड़ा सा आगे का घटना देख लें, और जहां आपने आगे बढ़ाया तो मूल चीज ही खत्म हो गया। क्योंकि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले सही ढंग से तो आगे देखने का मजा ही नहीं रहता। लेकिन इस तरह की फिल्मों के साथ यही होता है कि आप आगे बढ़ा कर देखते हैं, फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। मैक्सिमम 90% लोग, 10% तो पूरा देखते होंगे, लेकिन 90%, और जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं ना, इसे आगे बढ़ा के स्किप करके देखते हैं, तो इस फिल्म का जान ही निकल जाती है। तो फिल्म मेकर ने सही सोचा कि इसको हम रिलीज करेंगे थिएटर पर, वहां तो आप स्किप नहीं कर सकते, वहां बैठ के देखना पड़ेगा, और जब देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, और दिल पर जब बात चली जाती है तो लोगों को वो फिल्म अच्छी लगती है। तो इसलिए इसका जो रिलीजिंग OTT पर स्टार्टिंग में नहीं किया, आएगा ZEE5 पर आएगा, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, ZEE5 पर तो आएगा ही आएगा, और मुझे लगता है 2 से 3 महीने बाद ही इसे OTT पर देंगे। अभी OTT स्टॉप किया गया होगा ताकि जितना भी हो सके थिएटर से इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। 2 फायदा है। देखिए, पैसे का फायदा हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, पैसा हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन जो इज्जत मिलती है, जो नाम मिलता है, जो एक मुकाम मिलता है ना, उसका ही बेनिफिट होता है। तो ये सारे बेनिफिट जितने भी इस फिल्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका श्रेय सिर्फ हम विवेक अग्निहोत्री को देंगे और उनकी टीम को देंगे। भाई, टीम तो रहेगा ही, बिना टीम के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। माने डेवलपिंग स्टेज जो होता है फिल्म का, वहाँ से लेकर के उसके रिलीजिंग, और रिलीजिंग के बाद भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये फिल्म जन जन तक पहुँच रहा है। एनीवे, ये टेक्निकल रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे उत्साह मिले, और इस तरह की फिल्मों के लिए भी मैं टेक्निकल रिव्यू आपके लिए बनाता रहूँ। नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए IFTA के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है।